1 महीने बाद हिदायत की मौत हो गई। वो उसी तरह दुनिया से विदा हुआ जिस तरह उसने सोचा था। हल्की हवा में लहराता तिरंगा देखते हुए उसकी पत्नी और बेटी उसकी बगल में खड़ी थी। थोड़े से वक्त में ही सहमत ने उन दोनों ही पुरुषों को खो दिया जिन्हें उसने प्यार किया था। उसके सारे भाव बह चुके थे। अब जो महत्व रखता था वो था सिर्फ उसका मिशन, जिससे वो अपने पिता और देश को गौरव दिला सकती थी। अगला 1 महीना सहमत ने दिल्ली के बीच बने लाल किले में बिताया, जहां उसे खुफिया अफसरों से 12 घंटे रोज का कठिन प्रशिक्षण लेना पड़ा। मीर के द्वारा चुने हुए एजेंटों ने पहले 2 हफ्तों तक सहमत को सूक्ष्म ध्वनि सुन सकने वाले यंत्रों को लगाने और इस्तेमाल करने की कला का प्रशिक्षण दिया। महीने के अगले 2 हफ्ते और भी ज़्यादा थकाने वाले थे, जिनमें उसने छोटे हथियारों, बोमों और विस्फोटकों का इस्तेमाल करना सीखा। सहमत ने खुफिया तकनीकों में आश्चर्यजनक और अस्वाभाविक कौशल दिखाया। वो ज़्यादा से ज़्यादा कठिन परिश्रम करती थी ताकि दिन के अंत में पूरी तरह थक जाए। फिर भी वह अपने मन से अभी की तस्वीर हटा सकने में सफल नहीं हुई थी और घंटों अपनी स्क्रैपबुक देखती रहती थी। सिर्फ यही पल थे जो उसे भावुक बनाते थे। जब तक उसकी ट्रेनिंग ख़त्म हुई तब तक वो बहुत सी खुफिया तकनीकों में माहिर हो चुकी थी। महीने के आखिरी में जब मीर उससे मिला तो उसने उसे गर्व से देखा। ये लड़की सच में अपनी बाप की बेटी थी। 1 महीने बाद सहमत की शादी लाहौर की लाइट इन्फेंट्री के कैप्टन इकबाल सईद से हो गई। इकबाल के पिता शेख शहीद उसी शाखा में ब्रिगेडियर के पद पर तैनात थे और उच्च अधिकारियों के साथ निकटता के लिए जाने जाते थे। सेना की ऊंचाइयों पर चढ़ते हुए उन्होंने बड़ी सावधानी से ऊंचे पदों पर तैनात लोगों से दोस्ती जोड़ी थी। चतुर और स्वार्थी होने की वजह से उन्होंने यहाँ तक किया कि अपने बड़े बेटे मेजर महबूब सईद की शादी सेना के एक जनरल की बेटी से करवा दी। बदले में ब्रिगेडियर को तरक्की के नाजुक वक्त पर फ़ायदा मिलना पक्का हो गया। पाकिस्तानी सेना के फौजी कानून की तरफ झुकाव को देखते हुए उसके जनरल कानून की किताबों, नियमों और नीतियों से ज़्यादा व्यक्तिगत वफादारियों को महत्व देने के लिए जाने जाते थे। हालांकि ब्रिगेडियर शहीद रणनीति योजनाओं में साधारण था, पर वो इस कमी को समझदारी के साथ फुर्ती और चतुराई से पूरा कर देता था। वो ये सच्चाई जान गया था कि जो प्रतिभा दिखाता है वो उच्च अधिकारियों के लिए खतरा साबित हो सकता था और इसीलिए जल्दी ही एक तरफ कर दिया जाता था। अपनी खाल बेचने के लिए शहीद हाँ में हाँ मिलाने में यकीन रखता था। जब भी उसे सलाह देने के लिए बुलाया जाता वो पहले ये पता लगाता था कि ऊपर वाले क्या सुनना चाहते हैं और फिर वो वैसा ही कह देता था। वो और हिदायत खान लाहौर कॉलेज में साथ साथ पढ़े थे और पक्के दोस्त थे। बंटवारे के बाद सईद ने हिदायत को उसका व्यवसाय फैलाने में मदद की थी। बदले में हिदायत उसे अपनी पार्टियों में सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए शराब और बीड़िया तोहफे का इंतजाम करने में मदद करता था। अपने बेटे की शादी हिंदुस्तानी लड़की से करना खतरनाक था, पर सईद का सेना में इतना प्रभाव था कि हिदायत को पूरा भरोसा था कि इस वजह से आने वाली किसी भी समस्या से वो निपट लेगा। सईद का इस रिश्ते से खुश होने का एक कारण और था। उसकी नज़र हिदायत के व्यावसायिक साम्राज्य पर थी, जिसकी सहमत एकमात्र वारिस थी। मीर जानता था कि सहमत सईद परिवार में सुरक्षित रहेगी। उसे भारतीय खुफियों के लिए ज़्यादा बड़े काम करने का मौका निकलता दिख रहा था। वो सहमत को इस खतरनाक रास्ते पर भेजने से रोकने की कोशिश में हिदायत को मना सकने में असफल रहा था। इसीलिए उसने अपनी दोस्त की बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। उसने अपने सबसे विश्वस्त और योग्य अफसरों को इस्लामाबाद के भारतीय दूतावास में लगा दिया था और सहमत के चारों तरफ नेटवर्क इस तरह फैला दिया था कि जिससे जब ज़रूरत हो
तो उसे बच के निकलने का दूसरा रास्ता मिल सके। सहमत शादी की रस्मों के बाद जल्दी ही नए वातावरण में ढल गई। उसके लिए ये ज़रूरी था कि वो अतीत को भूलकर अपने काम पर फोकस करे। सईद परिवार के खुले और दोस्ताना माहौल ने कुछ हद तक अभी की यादों से उसका ध्यान हटा दिया था, पर साथ ही उसके लिए हर दिन अपने देश के प्रति ज़्यादा शत्रुतापूर्ण होती जाने वाली विदेशी ज़मीन पर रहने के विचार मात्र से समझौता करना मुश्किल लग रहा था। धार्मिक विचारों की पुरातनपंथी दीवारों के पीछे रहने वाले ज़्यादातर पाकिस्तानी परिवारों के विपरीत सईद परिवार का नज़रिया आधुनिक था। उनकी औरतें आदमियों के सामने बोल सकती थी और ज़रूरी मसलों पर महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए आज़ाद थी। परिवार का हर पुरुष सदस्य पाकिस्तानी सेना में या तो काम कर रहा था या वहां से रिटायर हुआ था। फलतः उनके पास काफ़ी राजनीतिक ताकत थी। जल्द ही सहमत जान गई कि जिस समाज में सईद रहते थे वहाँ के लोग उनकी इज्जत करने के बजाय उनसे डरते थे। सहमत ने अपने नए घर की परंपराओं और रीति रिवाजों को जानने में ज़्यादा देर नहीं लगाई। वो मूक दर्शक की तरफ परिवार और उसकी गतिशीलता तथा आंतरिक राजनीति के बारे में मानसिक रूप से नोट्स लेती जा रही थी। सबसे छोटी बहू होने की वजह से पूरे परिवार और नौकर चाकर सबका प्यार और आदर सत्कार मिलता था, जिससे सहमत को घर में अपनी निजी पहचान और अपना स्थान बनाने में मदद मिली। सईदों के मन में इस बात के लिए उसके प्रति प्रशंसा की भावना थी कि अपने व्यक्तिगत दुख के बावजूद वो सब तरफ सिर्फ खुशी फैला रही थी। उसके काम कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, वो हर वक्त चारों तरफ मुस्कुराहट बिखेरती रहती थी। जल्द ही सहमत ने व्यवसाय के क्षेत्र में भी पुरुषों का विश्वास जीत लिया। अपनी पहली व्यावसायिक मीटिंग संचालित करते हुए उसने न सिर्फ अपनी परिपक्वता दिखाई बल्कि बड़ी कुशलता से सौदा भी तय कर लिया। ये देख उसके ससुर और पति दोनों विस्मित रह गए। कराची बंदरगाह पर एक आयातकर्ता की एक बड़ी लादान को जब्त कर लिया गया था और उस पर लगे ऊंचा जुर्माना अदा करने में असमर्थ व्यापारी ने उसे लेने से इनकार कर दिया। सहमत ने कुछ खरीदारों को साथ लेकर फायदे में पूरा माल ले लिया। इस सौदे से सईदों का घर अप्रत्याशित लाभ से भर गया। मोटी रकम आने पर ब्रिगेडियर सईद ने बहुत से मसलों पर, यहाँ तक कि अपने सरकारी मसलों पर भी सहमत की सलाह लेनी शुरू कर दी। सब कुछ सुचारू रूप से चलने पर भी सहमत मेहनत से एकाग्रचित्त बनी रही। हर मौके पर वो अपने श्रवण यंत्र लगाने के लिए सुरक्षित ठिकाने ढूंढती रहती। अपने ससुर के कमरे में रखे 2 बड़े फोटो फ्रेम उसके सबसे पसंदीदा और महत्वपूर्ण स्थान थे। हर दोपहर को जब आदमी काम पर जा चुके होते थे और औरतें सो जाती थी, तब सहमत बड़ी मुश्किल और कुशलता से उपकरण के छोटे टुकड़ों को सिखाए गए तरीके से छिपाती रहती थी। बाद में इन यंत्रों को वो अपने सुरक्षित स्नानागार में एक पोर्टेल यूनिट के जरिए नियंत्रित कर सकती थी। जल्दी ही बाथरूम ऑपरेशन रूम का भी काम करने लगा, जहां से वो संकट का संकेत भेज सकती थी, यहाँ तक कि इमरजेंसी कॉल भी कर सकती थी। माइक्रोस्कोपिक हेडफोन का इस्तेमाल करके वो ब्रिगेडियर की अपनी डिप्टियों के साथ हवेली में होने वाली मीटिंग की मुख्य श्रोता भी बन गई थी। हालांकि मीर ने उसे खास तौर पर ऐसा करने से मना किया था, फिर भी उसने मास कोड उपकरण उपस्थिति कर उसे चालू कर दिया और बहते पानी के आड़ में महत्वपूर्ण संदेश सीमा पार भेजने लगी। उसने किसी को अपनी गतिविधियों पर शक करने का कोई मौका नहीं दिया। अपने सौंदर्य, प्यार, खुलेपन और दोस्ताना व्यवहार से उसने सईदों का दिल जीत लिया था। पर दूध में एकमात्र मक्खी उनका बुजुर्ग नौकर अब्दुल था, जो 20 साल से ज़्यादा वक्त से उनकी सेवा कर रहा था। अपनी घनी सफ़ेद दाढ़ी और झुर्रियों भरे चेहरे वाले अब्दुल की तेज आंखों से कुछ नहीं छिपता था। अब्दुल सहमत पर विश्वास नहीं करता था। कोशिश करने पर भी सहमत उसका विश्वास और भरोसा नहीं जीत पाई थी, जिसकी वजह से
वो हर वक्त ज़्यादा सावधान रहती थी। अब्दुल सईदों की सेवा पागलों जैसे वफादारी से करता था। घर के एक साधारण नौकर के बजाय उसके साथ परिवार के सदस्यों की तरह बर्ताव किया जाता था। एक बार उसने मालिक की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। ब्रिगेडियर घर के सामने वाले बगीचे में सुबह की सैर कर रहा था, तभी एक सांप ने उस पर हमला कर दिया। अब्दुल ने अनुकरणीय वीरता दिखाते हुए उसे उठाकर फेंक तो दिया, पर जहरीले सांप ने उससे पहले ही उसे डस लिया। अब्दुल बच तो गया, पर सईदों की आत्मा पर उसके एहसान का कर्ज था और इसीलिए उसे परिवार के आदरणीय बुजुर्ग की तरह माना जाता था। अब्दुल के दिल में हिंदुस्तानियों के प्रति अटूट नफरत थी और इसके पीछे का कारण था बंटवारे के बाद वो किसी तरह पाकिस्तान पहुंच गया, पर हिंदू मुस्लिम दंगों में उसकी आंखों के सामने उसके पूरे परिवार को मार डाला गया था। उसने कैप्टन इकबाल की सहमत के साथ शादी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, पर वो सुनी नहीं गई थी। अब्दुल कभी भी नई बहू पर विश्वास नहीं कर सका था। सईद परिवार अब्दुल के गहरे घावों और हिंदुस्तानियों से उसकी नफरत के बारे में जानता था। पूरे देश को उस हिंसा के लिए जिम्मेदार मानता था जिसने उसमें ऐसी करवाहट भर दी थी जिससे समझा जा सकता था। सईदों को भरोसा था कि उसकी दर्दीली यादें खुशमिजाज भोली सहमत के साथ कम हो जाएगी। उन्हें यकीन था कि उसके घाव को भरने का यही एक नुस्खा था। सहमत भी ऐसे मौके की तलाश में रहती थी जिससे उसके दिल की करवाहट थोड़ी कम कर सके और उसका विश्वास जीत ले। इसका पहला मौका तब आया जब उसके ससुर के कमांड में आने वाले यूनिटों का सालाना निरीक्षण होना था। जो जनरल कमांडिंग ऑफिसर GOC आमिर खान अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। वो ऐसा इंसान नहीं था जिससे झगड़ा मोल लिया जा सकता था। जब से वो अपने लंबे कार्यकाल के आखिरी दौर में आया था, तब से उसका घमंड और मनमनापन ज्यादा बढ़ गया था। ब्रिगेडियर सईद के लिए यही वक्त था जब वो हर मुमकिन कोशिश से अपनी यूनिट को उच्चतम स्तर पर दिखा सके। महलनुमा हवेली की लोन पर ऊपर से नीचे तक चक्कर लगाता घबराया हुआ सईद GOC को खुश करने के बहुत तरीके सोचकर भी कुछ तय नहीं कर पा रहा था। सहमत उनकी उलझन देख रही थी। उसे लगा ये सुनहरा मौका साबित कर सकता था कि उसका उस पर विश्वास और भरोसा सही था। सहमत ने बुर्का पहना और घर से थोड़ी दूर पर स्थित जामा मस्जिद जाने के बहाने अपनी कार में बैठकर चल दी। मस्जिद में घुसने से पहले वो एक टेलीफोन बूथ में घुसी और जल्दी से एक नंबर घुमाया। वो नंबर मीर ने उसे ट्रेनिंग के दौरान बिना तैयारी के वक्त इस्तेमाल करने के लिए रटाया था। यस, दूसरी तरफ से एक तीखी आवाज़ आई। मैं रोमियो 221022 जुलू, लेफ्टिनेंट जनरल आमिर खान, GOC लाइट इन्फेंट्री। फौरन पूरा ब्यौरा चाहिए। पारिवारिक पृष्ठभूमि, शौक और कमजोरियाँ। कल फ़ोन करूँगी। दूसरी तरफ पल भर के लिए चुप्पी छा गई। सहमत समझ गई उसने फर्स्ट सेक्रेटरी को चौंका दिया था, लेकिन दूसरी तरफ से जल्दी ही पहचान और संभलने के बाद छोटा सा जवाब आया, ओके। सहमत ने रिसीवर रखा, फिर फौरन उठा लिया। एक झूठा नंबर मिलाया जिससे कोई उसकी कॉल ट्रेस ना कर ले, फिर रिसीवर वापस रख दिया। छोटी सी ट्रेनिंग में मीर ने उसे बार बार यह समझाया था कि उसे कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़नी है जिससे कोई उस तक पहुंच सके। अगले दिन सहमत दूसरे बूथ पर गई और जल्दी ही आमिर खान का विवरण पाकर बुरके में मुस्कुरा दी। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा और रिसीवर रखने, फिर उठाने और कोई झूठा नंबर डायल करने के बाद फिर से रख देने की कवायद दोहराई। फिर सीधी पति के दफ्तर गई। गार्डों को अपनी खुशदिल मुस्कान से पीछे हटाकर मोटी गद्दियों वाले हरे सोफे पर बैठ गई। कैप्टन इकबाल सईद अपने आदमियों को आदेश दे रहा था। जब उसे उसकी पत्नी के आने की खबर दी गई, ताज्जुब और कुछ सदमे के साथ वो अपने दफ्तर में गया तो देखा कि सहमत दीवार पर लगे नक्शों को ध्यान से देख रही थी और सीमा चिन्हों पर लाल स्याही से
घेरे बना रही थी। दिन में इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो सहमत, और इस नक्शे को खराब क्यों कर रही हो? तुम जानती हो यह वक्त मजाक करने का नहीं है। 15 दिन में जीओसी यूनिट की निरीक्षण के लिए आने वाला है। मेरे पास सांस लेने का भी वक्त नहीं है। अब्बा हुजूर को अगर तुम्हारे अचानक यहाँ आने का पता चला तो वो बहुत नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि ये संकट का वक्त है। मैं अब्बा हुजूर से ही मिलने जा रही हूँ, पर उससे पहले इस नक्शे को देखना चाहती थी। तो क्या आप मुझे अभी वहाँ ले चलेंगे? अपनी लंबी सुंदर उंगलियों से सोफे के मोटे चमड़े पर कल्पना के घेरे बनाते हुए जब वो बोली तो उसकी आवाज़ में खुशामद का हल्का सा पूट था। इकबाल अबाक रह गया। उसकी पत्नी उसके पिता से क्या कहना चाहती थी, जिसके लिए इंतज़ार नहीं कर सकती थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि इस वक्त ब्रिगेडियर बहुत तनाव में होने की वजह से चिड़चिड़े हो रहे हैं, फिर भी वो ये तमाशा करना चाहती है। पर इससे पहले कि वो सहमत से कुछ कह पाता, सहमत दफ्तर से बाहर निकल चुकी थी और बाहर खड़ी इकबाल की गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए ड्राइवर को आदेश दे रही थी कि वो उसे ब्रिगेडियर सईद के दफ्तर ले चले। इकबाल के लिए कार में बैठे रहना मुश्किल हो रहा था जब वो अपने नए गंतव्य की ओर चली, और इससे पहले कि उलझन में पड़ा उसका विचलित पति तेजी से कठोर सवालों का दौर शुरू करता। कार सईद के दफ्तर के सामने पहुंचकर रुक चुकी थी। अब तक बुर्का उतार चुकी सहमत इकबाल से एक कदम आगे चल रही थी। भौचक्के गार्डों के सलाम हल्का सा झुककर नरमाई से कबूल करती हुई वो ब्रिगेडियर के दफ्तर के दरवाजे पर पहुंची और उससे हल्के से खटखटाया। अब्बा हुजूर, क्या हम अंदर आ सकते हैं? मेजर के चारों तरफ लगभग 15 अधिकारी बैठे थे, जो फौरन खड़े हो गए और सहमत को देखकर मुस्कुराए। उसके अचानक वहां आ जाने से उबाऊ और नीरस कमरे में रंग भर गया। हालांकि ब्रिगेडियर बहुत खुश नहीं हुआ था और बहुत कोशिश करके खुद को अपनी बहू को डांटने से रोक रहा था। ज़रूर आओ, तुम्हें देखकर खुशी हुई। उम्मीद है कि सब ठीक होगा, उसने कहा और साथ ही इकबाल को सख्त नज़र से घूरने लगा, जो निरपराध और अनजान दिखने की भरसक कोशिश कर रहा था। सहमत को सोफे की तरफ ले जाते हुए वो अपने अफसरों की तरफ मुड़ा, जो प्रसन्नता का आदान प्रदान करते हुए जल्दी से कमरे से बाहर निकल गए। ससुर को बाह से पकड़कर सहमत उन्हें दीवार की तरफ ले गई, जिस पर सेना का एक बड़ा नक्शा लगा हुआ था। निश्चित यहाँ से शुरू और ख़त्म होगा। अब्बा हुजूर, उसे विश्वास और संतुलन के साथ नक्शे पर झील की तरफ उंगली से इशारा किया। अगले आधे घंटे तक ब्रिगेडियर चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। जैसे जैसे वो अपने विचार प्रकट करती गई, उसका तनाव भरा चेहरा ढीला होने लगा। उसे वापस कार की तरफ ले जाते हुए उन्होंने कहा, मैंने सुना था कि बहुएं अपने ससुराल वालों के लिए खुशकिस्मती लाती है। अब मुझे इस पर विश्वास भी हो गया। इकबाल सिर्फ अपनी पत्नी की बुद्धि और साहस पर चकित हो रहा था। उसने एक अद्भुत योजना ही नहीं बताई, बल्कि उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो जबरदस्ती उसके पिता के दफ्तर में घुस गई और सही सलामत निकल आई। अगले 2 हफ्ते तक सहमत और सईदों का विश्वस्त नौकर अब्दुल झील की तरफ मछली का चारा लेकर जाता और उसे एक खास जगह पर फेंक देता, जहां बाकी सारा परिवार सोच में पड़ा था कि क्या चल रहा है। सहमत मन ही मन मुस्कुरा रही थी और आखिरी दिन का इंतजार कर रही थी। इंस्पेक्शन वाले दिन जीओसी गार्ड ऑफ ऑनर के बाद अपनी डिप्टी के साथ वापस लौट रहा था, जब ब्रिगेडियर ने अपनी ट्यूटर सहमत की हिदायत के मुताबिक अपनी चाल चली। सर, हमने ड्रिल में थोड़ा बदलाव किया है। अफसरों के साथ की चाय झील के पास होगी, ताकि आपको मुख्यालय के अंदर का अनोखा दृश्य दिखाया जा सके। पर तुमने ऐसा क्यों किया और मुझे इसकी खबर पहले क्यों नहीं दी गई? जीओसी दहाड़ा। सर, लोगों को लगा कि आपकी विजन दूरदर्शिता और विचारों से यूनिट को भविष्य की योजनाएं बनाने में दूर तक मदद मिलेगी। उन्हें पक्का विश्वास है कि आप जो देख सकेंगे
वो हम सभी नहीं देख सकते और चाहते हैं कि आपको पूरी संस्था का बृहद दृश्य दिखाया जाए। इसके साथ ही सर मैंने देखा है कि इस झील में शायद सबसे अच्छी मछलियाँ भरी पड़ी है जो पकड़े जाने का इंतज़ार कर रही है। अगर आप चाहेंगे तो जब तक वहाँ इकट्ठे होंगे तब तक कुछ समय मछली पकड़ने में भी बिताया जा सकता है, सईद ने सुझाव दिया। इधर ब्रिगेडियर का दिल मुंह को आ रहा था और उधर आमिर खान स्थिति के राजनीतिक औचित्य पर विचार करने में लगा था, पर सभी कांटेबाजों की तरह वह मछली पकड़ने की लोभ पर काबू नहीं पा सका। वह अपने करियर की ढलान पर था और आखिरकार परंपरा में मामूली बदलाव कर सकने की स्थिति में था। वेल सईद, वो कहने लगा, वैसे मुझे स्टैंडर्ड ड्रिल में अचानक बदलाव करना पसंद नहीं है, पर अब तुमने कर लिया है तो चलो चलते हैं। इसके अलावा हमें अपने लोगों की भावनाओं की कद्र भी करना चाहिए। वैसे क्या तुम्हें पक्का पता है कि वहाँ मछलियाँ हैं? मैंने पहले कभी उस झील के बारे में नहीं सुना। जब अफसर झील के किनारे बैठे चाय पी रहे थे तब उनका जियोसी उन मछलियों को गिनने में लगा था जो उसे पिछले आधे घंटे में कांटा डालकर पकड़ी थी। बहुत चाहने के बाद मिली ट्रॉफी की तरह उसने खुश होकर सबसे बड़ी मछली उठाई और अपने डिप्टी की तरफ देखकर बोला, मैं कहता हूँ सईद, तुमने इसका आकार देखा? इसका वजन 1 टन के करीब होगा। सईद कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसने अपनी बहू की बात याद आ गई। किसी दार्शनिक की तरह झील की तरफ देखते हुए वो बोला, सर, मैं मछली पकड़ने के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, पर यह ज़रूर जानता हूँ कि ये कांटे से नहीं बल्कि आपके मन की ताकत से पकड़ी गई है। जियोसी को सईद का जवाब संगीत की तरह लगा। उसकी आंखें चमक उठी। ये तो एकदम उसी का दर्शन था और कितने सही ढंग से पेश किया गया था। उसने वहां एकत्र अफसरों की तरफ देखा जो तालियां बजाने का इंतजार कर रहे थे। अहंग को सहलाने जाने की वजह से दुनिया में खुद को सबसे ऊंचा महसूस करते हुए वो सईद की तरफ मुड़ा और बोला, मुझे नहीं पता था सईद कि तुम इतनी गहराई से किताबों में रमे हो। मैं कहता हूँ मैं प्रभावित हुआ, बहुत प्रभावित। धन्यवाद सर, पर इस खुशी में एक समारोह हो जाए। ये झील इतिहास के पन्नों में इज्जत अफजाई चाहती है, इसीलिए अच्छा होगा कि आप यहीं से लोगों को संबोधित करें। मेरे ख्याल से ये अच्छा विचार है। मैं तुम्हारी यूनिट को इतने सही रूप में देखकर बहुत खुश हुआ। तुम्हारे लोगों को उनके प्रयासों के लिए बधाई देनी चाहिए। उनसे कह दो कि कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा, अब वे आराम कर सकते हैं। मैं उनसे शाम को मिलूँगा और कुछ मछलियाँ मेरे घर भेज देना। बाकी शाम के भोजन के लिए पकनी चाहिए। बाकी दिन जियोसी की मछली पकड़ने के काबिलियत के बारे में बातें करते हुए बीता। हर अफसर दूसरे से आगे निकलने के लिए बढ़ चढ़कर उस मूढ़ी बूढ़े की तारीफ कर रहा था। उसका जवानों को दिया गया भाषण भी मछली से जुड़ी बातों से भरा था। जियोसी अपनी मछली पकड़ने की काबिलियत से इतना खुश था कि दुश्मन को भी उसने उस मछली की तरह बताया जो उसके दिमाग की ताकत में फंसने का इंतजार कर रही थी। सहमत ने रात का भोजन जियोसी के सुबह झील पर मिली सफलता को ध्यान में रखते हुए तय किया था। हर चीज देखने में यथासंभव मछली से मिलती जुलती चीज बनाई गई थी। बूफे टेबल्स के इर्द गिर्द मछली पकड़ने के जाल और कांटे सजाए गए थे। सुबह के शिकार को थर्मोकोल की रेप्लिकाओं और कट आउट्स से दर्शाया गया था। यहाँ तक कि सहमत ने कैटलॉग्स को भी नए नाम रख दिए थे और जियोसी के लिए पहला जाम वह खुद लेकर आई। मौके के हिसाब से ध्यानपूर्वक और रणनीतिक रूप से सजी सहमत की खूबसूरती चौंकाने वाली थी। पूरी शाम जियोसी उससे नज़र नहीं हटा सका। उसने अपने सुंदर शरीर को निपुणता से काले क्रेप में लिपटा हुआ था। लंबे और लहराते गाउन से देह की रूपरेखा और गले की कटाई सौम्य होने के बावजूद सनसनीखेज थी। जब सहमत वेटर के साथ उसकी ओर आई
तो वो उठकर खड़ा हो गया और ड्रिल के लिए और घातक रूप से खूबसूरत औरत द्वारा दिए गए रंगीन कॉकटेल को ध्यान से देखने लगा। गिलास के किनारे पर एक छोटा सा मछुआरा कागज की छतरी के नीचे आराम कर रहा था। मछली के आकार में कटा एक छोटा सा अनानास का टुकड़ा कांटे के नोक पर टिका था। आज का दिन आपका है जनरल। लग रहा है जैसे सारी मछलियां आपके कांटे में फंसने के लिए आपस में लड़ रही थी। इतनी तादाद में पकड़ी जाने की वजह से हमें बाजार से और मछलियां मंगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आप और ज़्यादा मछलियां पकड़े, यही कामना है। सेहमत ने एक टोस्ट उठाते हुए कहा। उसकी आसक्त और मंत्र मुग्ध कर देने वाली आंखें बोल रही थी और उस अभागे जनरल को फंदे में फंसता देख रही थी। आमिर खान ने एक बड़ा घूंट लिया और जवान को होठों पर घुमाते हुए शराब का स्वाद चखा और साथ ही सेहमत की अच्छी तरह पूर्वाभास करके दोहराई गई तारीफ मिली। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। इतने सुंदर इंतज़ाम करने के लिए शुक्रिया। हाँ, वाकई क्या दिन रहा। मैं अपनी ज़िंदगी में कभी इतना सफल नहीं हुआ। अभी भी मुझे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं हो रहा। और अब तुम इतने कलात्मक ढंग से बनी कैटलॉग लाई हो। उम्मीद करता हूँ कि इसके अंदर कोई फिश नहीं होगी। ओ नथिंग फिशी जनरल, इसे जियोसी स्पेशल कहते हैं। और इसके साथ ही सेहमत व्यवहार कुशलता से गला फंसने की स्थिति से बचती हुई वहां से चली गई। आमिर ने बड़े लॉन में टहलने का निश्चय किया। हर बात के लिए वो सेहमत की प्रशंसा करता रहा और उसे बधाई देता रहा। जिधर भी उसकी नज़र गई उसने उस रात को यादगार बनाने के लिए की गई सईद परिवार की मेहनत को देखा और स्वीकार किया। उसके साथ चलती सेहमत ये सुनिश्चित कर रही थी कि जियोसी वेटरों के घुटनों तक लंबे कांटों के बटन के रूप में इस्तेमाल किए गए मछली पकड़ने की कांटे देख ले। ये सब इकबाल का आइडिया था जनरल साहब। उसने सोचा कि वो मछली पकड़ने में तो आपकी बराबरी नहीं कर सकता, पर सुबह की पकड़ी हुई मछलियों की संख्या को आज रात की सजावट में दिखा सकता है। सेहमत ने बड़ा चढ़ा कर कहा, तो ये सब कैप्टन ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर करवाया है। मुझे अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था, पर बेगम साहिबा मुझे ये मानना पड़ेगा कि दिल की गहराइयों से किए गए इस गर्मजोशी भरे स्वागत ने मेरे दिल को छू लिया है। तुम्हारे परिवार को इस कड़ी मेहनत के लिए सही इनाम मिलना चाहिए। मैं सुनिश्चित करूंगा कि वो इनाम देर से नहीं जल्दी ही दिया जाए। इकबाल इस वक्त कहाँ तैनात है? वे लाइट इन्फेंट्री बेस कैंप में हैं। शायद वे अपनी जीओसी के साथ काम करके अपनी सोच की ताकत के साथ न्याय कर सके। सेहमत जानती थी कि ज़्यादातर अफसर आमिर खान के नीचे काम करने से डरते थे, पर वो अफसरों के उन कई स्तरों के बारे में भी जानती थी जो इकबाल के रैंक के अफसरों के सेफ बफर का काम करेंगे। यही नहीं, उसे खुद के काम के लिए भी जीओसी के दफ्तर में कोई अपना स्रोत चाहिए था। जीओसी खुद भी अपनी ख्याति के बारे में जानता था और सेहमत की बात से वह हक्का बक्का रह गया। मेरे ख्याल से तुम सही कह रही हो। मेरे दफ्तर में सोचने वालों की कमी है और शायद बेगम साहिबा इससे हमें आपके साथ का सुख भी अक्सर मिलना पक्का हो जाएगा। ये पूरी तरह से मेरे खुशकिस्मती होगी जनरल साहब। बढ़िया, तो अगले सोमवार से इकबाल ज्वाइन कर ले। मैं कल ही आदेश जारी कर दूंगा। वो मेजर हुसैन की जगह आ सकता है जो एडवांस कोर्स के लिए जा रहा है। इकबाल घबराया हुआ दूर से देख रहा था। जिस आसानी से उसकी बीवी पूरी स्थिति को संभाल रही थी, उससे वो और ज़्यादा पसीना पसीना हो रहा था। सेहमत ने हल्के से इशारे से उसे वहाँ से अपने जीओसी के साथ आने का इशारा किया। उसका पति मन ही मन ये मना रहा था कि उसकी कांपती टांगे जीओसी के सामने उसकी घबराहट ना दिखा दे, जो अपने गलत व्यवहार के लिए बदनाम था। इससे पहले कि जीओसी कुछ कह पाता,
सहमत ने जोश से भरकर अपने शौहर का हाथ पकड़ते हुए कहा, जनाब जीओसी तुम्हारे काम से प्रभावित हुए हैं और उन्होंने तरक्की देने का फैसला किया है। तुम मेजर हुसैन की जगह इनके नीचे काम करोगे। सहमत की बात से जीओसी और इकबाल दोनों चकित रह गए। उनके चेहरे के भाव को बदलता हुआ देखकर उसने भोलेपन से पूछा, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? आमिर खान फौरन उसके बचाव के लिए आया। इसे ठीक से ये तरक्की तो नहीं कहा जा सकता, पर तुम शायद कार्यकारी मैनेजर के रूप में नियुक्त किया जा सकते हो, क्योंकि तुम उस रैंक के अफसर की जगह लोगे। ओह सर, शुक्रिया। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा, इकबाल ने कहा और जल्दी से संक्षिप्त सावधान की मुद्रा में आ गया। खुशखबरी कबूल करते हुए उसके जूते एड़ी पर बजे। जीओसी ने उसे हाथ मिलाया और तीसरी नज़र से अफसरों के दल को आते हुए देखा। इकबाल जानता था कि तनख्वाह और भत्तों में बढ़ोतरी तो ना होते हुए भी वो ऊंचा रैंक धारण कर सकेगा और तरक्की का पात्र बन जाएगा। उसने अपनी पत्नी की तरफ कृतज्ञता से देखा, क्योंकि वो जानता था कि यह उसी के कारण हुआ है। सिर्फ योजना बनाकर और उसे कुशलता से पूरा करके उसने उसे अपने बड़े भाई के बराबर ला दिया था। खुशी के मारे 7वें आसमान पर पहुंचकर वो बाहर की तरफ गया और अपने लिए रम और कोक मांगी। उसने एक लंबा घूंट लिया और देखा कि नींबू के टुकड़ों के नीचे सफाई से लगाई हुई एक छोटी सी प्लास्टिक की मछली शांति से उसके गिलास में तैर रही थी। उसने जल्दी से अपना जाम खत्म किया और नीले प्लास्टिक को खींचकर बाहर निकाला। मछली के पेट के बीच कुशलता से 3 अक्षर का शब्द जीओसी खुदा हुआ था। 2 साल बीत गए। इकबाल ताकत में ज़्यादा बढ़ने के साथ साथ रोज़मर्रा के कामों में भी सहमत पर पूरी तरह निर्भर हो गया था। ससुर का भी उसके बिना काम नहीं चलता था। अपने सैनिक कामों को भी पूरी जानकारी अपनी बहू के साथ बांटकर डिविजनल मुख्यालय से तारीफें पाते थे। पाकिस्तानी समाज के सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिक अभिजात वर्ग में प्रशंसा पाने के लिए सहमत ने एक नामी स्कूल में संगीत सिखाने के लिए अपने परिवार को राजी कर लिया। ये काम मुझे उत्पादक रूप से व्यस्त रखेगा, उसने जोर देते हुए कहा। ब्रिगेडियर सईद को मनाने में वक्त लगा, क्योंकि ऊंचे वर्ग के परिवारों की औरतों का नौकरी करना अच्छा नहीं समझा जाता था। पर जब उनके बेटे ने अपनी पत्नी की तरफदारी करनी शुरू कर दी, तब उन्हें मानना पड़ा। सहमत ने अपने लिए एक उपयुक्त स्कूल चुनने में वक्त लगाया। उसने पाया कि महंगे स्कूलों में बच्चों को संगीत की अच्छी शिक्षा देने के लिए चुनाव करने को ज़्यादा कुछ नहीं था। उसने एक स्कूल चुन लिया जिसके छात्र रईस और ताकतवर परिवारों के सही मिश्रण थे। नौकरी मिलना मुश्किल नहीं था, क्योंकि संगीत की टीचर आसानी से नहीं मिलती थी। प्रिंसिपल उसे रखकर बहुत खुश थी। सहमत ने पिछले संगीत के टीचर के पुराने रिकॉर्ड देखे तो यह जानकर उसे ताज्जुब हुआ कि कोई भी 6 महीने से ज़्यादा टिका नहीं था। उसने उसे सबसे अलग साबित होने का दृढ़ निश्चय किया। अगले हफ्ते सहमत ने खुद को ऊंची और शक्तिशाली परिवारों के ऐसे छात्रों के सामने खड़ा पाया जिन्होंने संगीत केवल इसीलिए लिया था क्योंकि उनके माता पिता ऐसा चाहते थे। जब उसने स्कूल प्रशासक के साथ कक्षा में प्रवेश किया तो देखा कि रिहर्सल करने के बजाय छात्र चॉकलेटों के लिए आपस में लड़ रहे थे। एक नए टीचर को अपने बीच में देखकर बच्चे थोड़ी देर के लिए रुके, पर जल्दी ही फिर लड़ने लगे। उसकी मौजूदगी की परवाह नहीं किया। सहमत झिझकी, फिर उसने उनके बीच से चॉकलेटों का बड़ा कटोरा खींच लिया। उसकी हरकत में शक्ति थी जिसकी वजह से रईस बच्चे हट गए। उसने धीरे से कटोरा ताक पर रख दिया, उनकी तरफ घूमी और अपने बारे में कुछ भी कहे बिना उनसे बातें करने लगी। संगीत अंदर की गहराइयों से आता है। वह मन की दीवारों को मिटाता है और मानसिक रुकावटों को दूर करता है। ये आंतरिक शांति पाने की पहली सीढ़ी है। ये तुम्हें नाम और प्रसिद्धि दिला सकता है,
जिससे तुम्हारे माता पिता और देश को तुम पर गर्व होगा। अगर तुम अपने मकसद के लिए ईमानदार होना चाहते हो तो सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों के मोह और लालच से ऊपर उठना होगा। तभी तुम्हें संगीत की सहज ताकत का एहसास होगा। हक्की बक्की क्लास एकदम चुप हो गई। ये छात्र समाज के सबसे ऊंचे तबके से आते थे। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी कि वे अपने प्रभाव की ताकत जानते थे और बहुत से उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल भी करने में झिझकते नहीं थे। प्रशासक भी चकित रह गया था। वो पुराना आदमी था और अपनी सीमाएं अच्छी तरह जानता था। वो ये भी समझता था कि छात्रों पर सख्ती करके कोई इस स्कूल में नहीं रह पाया था। उसने आगे कहा, वायलिन कोई भी बजा सकता है, पर सफल वही होता है जो अपने मन को भौतिक दुनिया के फैले लोभ लालचा से आज़ाद रखता है। वो उस दिन गहरा प्रभाव डालने के बाद क्लास से निकल गई। बच्चे बिल्कुल मौन होकर उस दृढ़ संदेश के बारे में सोचते रहे। दिन ख़त्म होने पर जब चपरासी कमरे का ताला लगाने के लिए आया तो आधा भरा चॉकलेट का कटोरा देखकर हैरान रह गया। उसने इधर उधर देखा। अपनी जेबों में लूट का माल भरने से पहले उसका चेहरा ताज्जुब और अविश्वास से भर उठा। अगले हफ्ते सहमत ने बहुत ध्यान से अपने छात्रों और रिश्तेदारों की लिस्ट की छानबीन की। वो बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करती थी और जान गई थी कि उनके आहंग भरे क्षणभंगुर थे। उसकी कोमल रसीली आवाज़ और नरम व्यवहार पहले वाली संगीत की टीचर से बिल्कुल उलट था, जो ज़्यादातर छात्रों को नापसंद थी। उसने एक छोटे लड़के अनवर खान को ग्रुप के लीडर के रूप में तैयार करने के लिए चुना। ज़्यादातर बच्चे छोटे अनवर में न तो संगीत की सहज प्रतिभा थी और न ही संगीत की परिष्कृत पहलुओं को समझ सकने की योग्यता। सहमत ने यह भी जान लिया था कि अनवर को बुनियादी स्तर तक लाने के लिए भी उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर उसने तय कर लिया था कि वो उसके लिए ज़्यादा कोशिश करेगी। सारी कमियों के बावजूद उसकी एक खासियत थी, वो पाकिस्तानी सेना के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल इम्तियाज़ खान का पोता था। वार्षिक समारोह के दिन पास आया तो सहमत ने अनवर को अपने बाबा के लिए अपने हाथ से निमंत्रण पत्र बनाने और उसमें रंग भरने में मदद की। फिर उसने वो कार्ड ब्रिगेडियर सईद को दिया और उनसे कहा कि वे इस्लामाबाद जाकर अपने हाथ से जनरल साहब को दे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग के बीच ये कार्ड उन्हें दीजिएगा और उन्हें बताइएगा कि बड़ी संख्या में मौजूद श्रोतागण के बीच लाइव परफॉर्म करना उनके एकमात्र पोते के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। उनकी वहाँ मौजूदगी उनके पोते के मनोबल को बहुत बढ़ाएगी। सहमत की आवाज़ कोमल थी, पर आत्मविश्वास नई ऊंचाइयों पर था। वो जानती थी कि वो क्या कह रही है, और इससे भी महत्वपूर्ण ये था कि ब्रिगेडियर भी इस बारे में उसकी अथॉरिटी को मान रहा था। ब्रिगेडियर ने वही किया जो उससे कहा गया था और जनरल के साथ सेना के हवाई जहाज़ में बैठकर समारोह में सबसे पहले पहुंच गया। सहमत और उसके छात्र ने एक यादगार कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वो स्टेज के मोटे पर्दे के पीछे थोड़ी छिपी हुई अपने छात्रों की तरफ मुंह किए खड़ी थी और दर्जन भरे वायलिनों पर एक लय में बज रहे गान को कोमल आवाज में गुनगुना रही थी। गीत के शब्द उसे जवानी याद थे, क्योंकि पाकिस्तान आने के बाद उसने उसे सैकड़ों बार गाया था। ओ हवा, मेरे प्यारे देश को एक संदेशा पहुंचा दे, उसे बता दे कि उनके बिना मैं अकेला हूँ, कि मैं उसे याद करता हूँ और उसका साथ चाहता हूँ। उसे बता दे कि मेरी ज़िंदगी उसके बिना कुछ भी नहीं और एक दिन मैं लौटूंगा उसकी गोद में हमेशा सोने के लिए, हमेशा हमेशा। सहमत के लिए इस गीत के शब्द मार्मिक तार छेड़ रहे थे। हालांकि गाने वाले बच्चे पाकिस्तानी थे
उसके ख्याल अपने प्यारे देश, उसके खूबसूरत घाटियाँ, बर्फीली चोटियों वाले पहाड़ों, मखमली हरे घास के मैदानों और वहाँ के त्योहारों की रंगीनियों की तरफ दौड़ रहे थे। उसका अपने माता पिता और अभी के लिए प्रेम और अभी को खोने का दर्द, सब कुछ उसके यादों के समृद्ध चित्रपट में बुना हुआ था। अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश के बावजूद उसके गालों पर आंसुओं की धारा लगातार बह रही थी। अनवर पर सबका ध्यान टिका था क्योंकि वो स्टार परफॉर्मर था। वायलिनों के उदास स्वर और ढोल की गंभीर ध्वनि उत्तेजित चिप और पहुंच गई और उसी के साथ किशोर अनवर खान के हाथ भी। वो इशारे पर घुमा, श्रोतागण की तरफ मुड़ा, हाथ को बगल की तरफ फैलाया और शो समाप्त हो गया। हॉल में पल भर को सन्नाटा छा गया। फिर सहसा जैसे भीड़ ने चुप्पी तोड़ने के लिए तालियां बजानी शुरू कर दी। जनरल इम्तियाज खान और उसकी पत्नी ने अभी जो सुना था उसे चकित रह गए। वो जानते थे कि उनके पोते की संगीत में रुचि नहीं है, पर वो यहाँ था। उनके विचार से सहमत ने जो किया वो चमत्कार से कम कुछ नहीं था। उसने उन्हें और उनके पोते को सबकी आंखों का तारा बना दिया था। सहमत और उसके छोटे कलाकारों ने बड़ी शालीनता से खचाखच भरे हॉल की बहरा कर देने वाली तालियों और शाबाशियों को खड़े होकर स्वीकार किया। एक तार में खड़े छात्रों ने झुककर प्रशंसा ली। फिर वे मंच के दाहिने तरफ मुड़े जहां सहमत खड़ी थी और उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उसे बाहर आने की गुहार करने लगे। सहमत उलझन में पड़ गई, पर उसे लगा कि उसे बड़े पर्दे के पीछे से बाहर आना ही पड़ेगा। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद सहमत अपने आंसुओं को छिपा नहीं सकी जो अब खुलकर बह रहे थे। वो आगे बढ़ी और छात्रों को गले लगा लिया। इस तरह उसके दबे हुए भावों को निकलने का रास्ता मिल गया। एक टीचर का अपने छात्रों के प्रति इतना समर्पण दर्शक को गहराई से छू गया और वे खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाने लगे। जनरल इम्तियाज खान, जो समारोह के मुख्य अतिथि भी थे, पूरे कार्यक्रम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने स्कूल के लिए कई इनामों की घोषणा कर दी और सहमत के सम्मान में एक खास भोजन का आयोजन किया। वे नहीं जानते थे कि युवा सहमत के लिए वे कितना बड़े मौके का दरवाज़ा खोल रहे थे। उस रात सोने के वक्त सहमत ने बिस्तर के पास वाली बिजली जलाई, अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू कर दिया। दिन में घटी घटनाओं से वो बेहद संतुष्ट थी, पर कहीं अंदर की गहराई में उसका दिल दुखी था। आधा घंटा बाद वो अपनी नियंत्रित और हल्की आवाज़ में अपनी कविता पढ़ने लगी। उसकी कविता की पंक्तियाँ, जिनमें उसके दर्द के निशान थे, बंद कमरे में खुलकर बहने लगी। ओ प्रकृति, समय के आवरण की पिंजरे में बंद, लालसा और इच्छाओं से घिरी और अधिक के लालच को पकड़े मेरे अंदर की चिड़िया आज़ादी से उड़ना चाहती है। तट से कहीं दूर शून्य के बीच मैं अपनी जीवन नौके से भौतिकता के भंवरे में खे रही हूँ। सोचती हूँ अपनी आत्मा को आज़ाद कैसे करूँ। अब भी उम्मीद है आज़ाद उड़ने की। मैं कमी महसूस करती हूँ सूरज की चमक की, चिड़िया की गीत की, हवा का आलिंगन करते हुए बादलों की, आंसुओं की बूंदे और प्यार की पवित्रता की। मैं अभी भी अपनी प्यास बुझाना चाहती हूँ। अब भी आज़ाद उड़ने का लक्ष्य रखती हूँ। मेरी भावनाएं अर्थहीन है, सहसा व्यर्थ है। मेरे सामने एक उद्देश्यहीन यात्रा है, फिर भी मैं लक्ष्य तक पहुँचने का स्वप्न देखती हूँ। मैं अभी भी आज़ाद उड़ने की प्रार्थना करती हूँ। इस्पात, कीचड़ और कंक्रीट के जंगल में मेरी जैसी खरोंचे लगी साढ़ीन मछली की तरह कैद सामाजिक बंधनों की गांठ में बंधी, जिसकी आशाएं भी निराश है। मैं लाखों में अपनी परछाई देखती हूँ, फिर भी नहीं सीखती बदलना। अभी भी आज़ाद उड़ना चाहती हूँ। ओ प्रकृति, प्यारी प्रकृति, क्या तुम सुन रही हो? जैसे ही उसकी कविता की आखिरी पंक्तियाँ रात के सन्नाटे में मिली,
उसने डायरी एक तरफ रख दी और आंखें बंद कर ली और मखमली नरम तकिए में सिर घुसा लिया। इकबाल जो बिस्तर की बाईं तरफ सो रहा था, बत्तियां बंद होते ही जाग उठा। वो कविता को कुछ समझ नहीं पाया, पर उसकी आवाज का दर्द उसे साफ दिख रहा था। वो ना तो कविता की गहराई जान सका, न पूछने की हिम्मत ही जुटा पाया। सोने से पहले भौए में गहरी लकीरें लिए वो उसका अर्थ जानने के लिए जूझता रहा। सहमत को ये जानने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि जनरल इम्तियाज़ खान गोल्फ के भी शौकीन थे। उसने उनके परिवार के बाकी लोगों से दोस्ती करने का भी कोई मौका नहीं छोड़ा। वो गोल्फ के खेल को भी ध्यान से देखने लगी। 3 हफ्तों से भी कम समय में वो ब्रिगेडियर सईद के लिए गोल्फ का खेल आयोजित करने में सफल हो गई। साथ ही उसने अपने ससुर की तरक्की की भी योजना बना ली। अगला पखवाड़ा उसने एक छोटे कुत्ते को गोल्फ की बॉल लेकर भागना सिखाने में बिताया। सहमत ने रईसों के उस खेल की अच्छी तरह अध्ययन किया, किताबें पढ़ी, खेल की बारीकियां सीखी, गुणता जानी। वो जितना पढ़ती जा रही थी उतना ही उससे मोहित होते जा रही थी। गोल्फ की मानसिकता बिल्कुल अलग होती है, उसने पढ़ा। वे भिन्न नस्ल के होते हैं। गोल्फ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को टाल देना, बात को भुला देना, यहाँ तक कि पत्नी का जन्मदिन या शादी की वर्षगांठ को भूल जाना आम बात है। पर गोल्फ के मैदान में मिली जीत भूलना नामुमकिन है। वो हर जीत को दिल में संजो कर रखता है, भले ही वो दोस्ताना मैच रहा हो और दशकों बाद भी उसके बारीक से बारीक विवरण को शराब पीते हुए याद रखता है। सहमत गोल्फिंग विडो, गोल्फ वाली विधवा जैसी शब्द वाली से भी झटका खा गई कि सच्चा गोल्फर किस तरह अपनी पत्नी के साथ बिस्तर में होने के बजाय गोल्फ के मैदान में होना पसंद करता है। पर्याप्त जानकारी से लैस होकर सहमत ने सेना प्रमुख के घर जाने की दिनचर्या के दौरान शहीद का खेल तय किया। फुटबॉल गोल्फ का एक फॉर्मेट के एक अंग के रूप में उसने 2 सेवारत जज भी शामिल कर लिया। जनरल की कमियों और खूबियों को मद्देनजर रखते हुए उसने सोच समझकर उन जजों को रखा ताकि जनरल को फायदा पहुंचाया जा सके। सईद जनरल खान का स्वाभाविक पार्टनर बन गया और दोस्ताना फुटबॉल गेम ने सेना और न्यायपालिका के बीच अनधिकृत मैच बन गया। सहमत के लिए ये अब्दुल के करीब जाने का भी मौका था। उसने अपने ससुर जी से अपने सबसे वफादार नौकर को भी गेम प्लान में शामिल कर लेने के लिए कहा। इस महत्वपूर्ण काम के लिए अब्दुल मियाँ से ज़्यादा विश्वसनीय और कौन होगा अब्बा हुजूर, उसने अब्दुल के सामने जोर देकर कहा। पर काम क्या है ये नहीं बताया। अब्दुल से भी उसके लहजे की सच्चाई और आवाज़ में इज्जत छिपी नहीं रही। उसके चेहरे पर ताज्जुब था। जवाब ढूंढती उसकी आंखें ब्रिगेडियर के चेहरे पर जा टिकी, पर शहीद चुप रहा और बदले में सिर्फ मुस्कुरा दिया। इसके बाद वो उन दोनों के साथ छोड़कर हवेली के अंदर चली गई। कुछ क्षणों बाद दोनों बुजुर्ग एक दूसरे से गुपचुप बातें करने लगे। अब्दुल का सिर बीच बीच में लगातार ऊपर नीचे होता रहा और वो अपने मालिक के आदेश सुनते हुए सिर हिलाता रहा। वो इस खेल की बारीकियों को तो उतना नहीं समझ पाया। अपनी भूमिका में दक्षता हासिल करने के लिए अगले हफ्ते में सहमत से विस्तार से बात कहता रहा। अपने प्रति अब्दुल का रुख नरम करने की उसकी योजना फलीभूत होने वाली थी। सहमत ने सुरक्षा कारणों का उल्लेख करते हुए पहले घंटे के खेल के लिए गोल्फ कोर्स बंद रखा। इससे उसे दर्शकों की आवाजाही रोकने में भी मदद मिली। जब उन्होंने खेलना शुरू किया तो पहले 4 होल्स में बोले बराबर गई। सेना की टीम को काबू में रखने के लिए जो जज बढ़िया खेल रहे थे। 5वां टी ऑफ एक पार 3 होल था। वो कुछ हद तक पेड़ और एक छोटे टोली के आड़ में भी था। गोल्फ बॉल को हवा में उड़ाने से पहले सिर्फ ग्रीन पर लगा झंडा देख पा रहे थे। सहमत ने चतुराई से ठीक वैसे ही एक बॉल
खेल शुरू होने से पहले ही हॉल में डाल दी थी और सईद के विश्वस्त नौकर अब्दुल को कुत्ते की जिम्मेदारी दी गई थी। इम्तियाज खान एक तेज खिलाड़ी था, पर ज़्यादातर गोल्फरों की तरह कभी भी होल इन वन नहीं मार सका था। 5वें होल पर जैसे ही जनरल ने क्लब को घुमाया, ब्रिगेडियर सईद और दोनों जज ने उस बढ़िया हिट के लिए एक तालियां बजाई। बॉल हवा में उठ गई और ग्रीन की तरफ जाने लगी। सबकी नज़रें गेंद पर लगी थी और सहमत के लिए उनका ध्यान अब्दुल से हटाना ज़रूरी था ताकि कुत्ते को ड्रिल पूरी करने दी जा सके। मौके की तलाश में सहमत ने ऊंची नीची जमीन पर खुद को संतुलित करने की कोशिश में गिरने का नाटक किया। मदद का हाथ बढ़ाने के लिए जनरल आगे की तरफ कूदा। उसे देख रहे बाकी लोग भी उसके पीछे गए, पूछने लगे कि उसे चोट तो नहीं लगी। सबका ध्यान हट जाने से सिखाए हुए कुत्ते को ग्रीन की तरफ भागकर थोड़े छिपे खड़े अब्दुल के बाहों में गायब होने के लिए काफ़ी वक्त मिल गया। सफ़ेद बॉल उसने अपने मुंह में दबाए रखी थी। जनरल ग्रीन में जाकर अपनी बॉल ढूंढने लगा। इस बीच सईद सहज ढंग से हॉल के चारों तरफ चलता गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सहमत के हाव भाव से वो समझ गया कि योजना सफलता से पूरी हो चुकी है, पर वो ये भी जानता था कि एक भी गलती उसकी कैरियर खराब कर देगी। हॉल तक जाने से पहले ब्रिगेडियर ने इधर उधर ढूंढने का दिखावा किया। उसने हॉल में झांका और फिर अपने स्टील के सॉफ्ट से झंडे उठाकर खुशी से चिल्ला उठा, गेंद यहाँ हॉल में है सर। सईद की उत्तेजना बहुत बढ़ गई, जिससे जी भौचक्का रह गया। वो दशकों से गोल्फ खेल रहा था, लेकिन गेंद पहली बार में कभी हॉल के पास भी नहीं पहुंचा था। अब वो यहाँ उस बॉल को पकड़े खड़ा था जो जल्दी ही चमकती होल इन वन ट्रॉफी का हिस्सा बनने वाली थी। गेम ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद जो भव्य पार्टी हुई वो सहमत को समर्पित की गई, क्योंकि उसी के आग्रह पर जनरल खेलने के लिए तैयार हुए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपनी जीवन की एक असाधारण उपलब्धि प्रकट हुई थी। हाईकोर्ट के 2 जजों के सामने होने के कारण इस उपलब्धि की विश्वसनीयता और बढ़ गई थी। आप मेरे और मेरे पोते दोनों के लिए अच्छा सुकून रही है बेगम साहिबा, इम्तियाज खान ने कहा। हम आपके एहसानमंद हैं कि आप हम सब के लिए इतनी खुशियाँ लाई। पता नहीं मैं कभी इस एहसान का बदला चुकाने का मौका पा सकूंगा या नहीं। सहमत ने सिर्फ गर्दन हिला दी और इसका श्रेय लेने के बजाय अल्लाह को उसकी मेहरबानी के लिए शुक्रिया कहा। जनरल और उसकी पत्नी सहमत की विनम्रता से बहुत प्रभावित हुए। श्रीमती खान एक कदम आगे बढ़कर अपनी निजी फ़ोन नंबर देती हुए बोली कि उसे भविष्य में कभी ज़रूरत हो तो वो उनसे मदद मांग सकती है। छोटे अनवर खान के लिए उसकी टीचर उसकी धर्म माता और उसके बढ़ते विश्वास का कारण बन गई। 2 हफ्ते के भीतर सईद को तरक्की देकर मेजर जनरल बना दिया गया। इंटर सर्विस इंटेलिजेंस IAI के आकर्षक डिप्टी चीफ का पद दे दिया गया। अपने ही पिता द्वारा नज़रअंदाज और दरकिनार कर दिए जाने के कारण जहां मेजर महबूब के पास नाराज़ होने की बहुत वजह थी, वहीं सहमत ने जल्दी ही पाकिस्तानी सेना के गुप्त वैभव का पता लगाना शुरू कर दिया। हालांकि सईद परिवार में सहमत की जगह ऊंची हो गई थी, पर अपने जेठ की दुर्दशा का अंदाज़ा भी उसे हो गया था। नतीजन उसने मुनीरा और महबूब दोनों के करीब होने की हर संभव कोशिश की। वह मुनीरा के साथ ख़रीदारी के लिए बाज़ार चली जाती, हवेली के रोज़मर्रा के कामों में उसकी सलाह मांगती और उसे ख़ास किस्म के परफ्यूम, कपड़े और तोहफे देती रहती। मेजर महबूब उसे पसंद करने लगा और परिवार के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को सराहने लगा। वो इससे भी प्रभावित हुआ कि वो उसे और उसकी पत्नी को महत्व देती है, उन्हें नीचा नहीं दिखाती। किसी वजह से अब्दुल अब भी घर की सबसे छोटी बहू पर भरोसा नहीं कर पा रहा था और अभी भी उस पर नज़र रखता था। सहमत की तरफ उसका रवैया थोड़ा नरम तो पड़ा था, पर उसने अपनी सावधानी नहीं छोड़ी थी। सहमत का दिया हुआ कोई भी सुझाव वो सोच समझ कर ही मंजूर करता था।
वो एक सीधा साधा आदमी था और वैसे ही उसकी सोच थी। यहाँ तक कि सहमत व्यवहारिक रूप से उसके अंदर की बात जान सकती थी। वो उसका भरोसा नहीं जीत पाई और उसे इस बात से संतोष करना पड़ा कि उसने सहमत के पीछे उसकी बुराई करना बंद कर दिया था। वो ये भी जानती थी कि उसकी खोजी आंखें उसके हर हरकत पर नज़र रखे हुए हैं, पर वो इससे परेशान नहीं थी क्योंकि उसे सारे परिवार का पूरा भरोसा मिल चुका था। फिर भी अंदर से वो खुद को याद दिलाती रहती थी कि वो सुरक्षित कतई नहीं है। इधर दिल्ली में मीर हिदायत की बेटी को सरगर्मी और जोश के साथ नियमित अंतरालों पर खुफिया संदेश भेजते देख ताज्जुब में पड़ता था। वो अपनी ही क्षमता से काम किए जा रही थी, उसे किसी प्रेरणा की जरूरत नहीं थी। उसने जिस सहजता से त्याग किया था उससे मीर पर बहुत गहरा असर पड़ा था। जिस आदमी से प्यार करती थी उसे छोड़कर दूर चले जाना आसान नहीं रहा होगा, खासकर अगर वो चाहती तो इससे ठीक उल्टा कर सकती थी। एक पराये देश में रहना जो हर बीतते दिन के साथ कट्टर दुश्मन बनता जा रहा था, जिंदगी को और मुश्किल बना रहा होगा। वो कई बार सोचता था कि कहीं वो किसी अपराध भाव को धो डालने के लिए तो अपना सर्वस्व देश को भेंट नहीं कर रही थी, पर उसे ज़्यादा फिक्र इस बात की थी कि वो सिग्नल भेजने के लिए गैर ज़रूरी खतरे उठाने लगी थी। उसे बताना पड़ेगा कि इससे पहले कि वो किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाए उसे काम की रफ्तार धीमी करनी पड़ेगी। सहमत के काम ने जैसे उसके अस्तित्व को ही काबू में कर लिया था। पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए अपने देश के प्रति कर्तव्य उसका पहला धर्म बन गया था। वो ज़्यादातर पूरी रात चालें चलते हुए, योजना बनाते हुए, रणनीति तय करते हुए और महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने के रास्ते ढूंढने की कोशिश करते हुए बिता देती थी। उसके दिन नए संपर्क और आकर्षक पहचान बनाने में बीतते थे कि शायद वे उसे कुछ महत्वपूर्ण सामग्री दे सके। वो इस तथ्य को कभी नहीं भूली थी कि वो दुश्मन देश से है और जो उसे लेकर सावधान रहते थे उन्हें माफ़ कर देती थी। एक शाम जब सहमत रोज की तरह अपनी ससुर के टॉप सीक्रेट फाइलें देख रही थी, उसने कुछ ऐसा देखा कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी थी कि कोई गलती करने की ज़रूरत नहीं की जा सकती थी। जानकारी से पता चलता था कि पाकिस्तानी पनडुब्बियां भारत की तट की ओर जाने की तैयारी कर रही है। उसने कांपते हाथों से वो दस्तावेज पकड़ा हुआ था और उसके हर शब्द से उसकी आकांक्षाएं बढ़ती चली गई। छोटा सा आदेश था, विक्रांत को हमले की जद में रखो। फाइल में भारत के एकमात्र हवाई जहाज वाहक INS विक्रांत की एक फ़ोटो भी थी और उसमें ये ब्यौरा भी था कि उस पर कितने हथियार और लोग हैं। इस जानकारी की जटिलता और अहमियत को देखते हुए वो फाइल को लेकर अपने गुसलखाने में चली गई। वो नहीं चाहती थी कि जो जानकारी वो भेजना चाहती है उसमें से कुछ भी छूट जाए। फाइल में वो संबंधित जगह भी दिखाई गई थी जहां पनडुब्बियां शुरू में खड़ी की जानी थी। वो तेजी से धड़कते दिल से मोर्स कोड से सीधे मीर के पास वो अहम जानकारियां भेजने की प्रक्रिया में थी कि तभी अब्दुल ने दरवाज़ा खटखटाया। उसके ससुर घर जल्दी आकर उसी फाइल को बुरी तरह ढूंढ रहे थे। सहमत को ताज्जुब नहीं हुआ। शाम होने के बावजूद पूरा घर खाली था। उसकी जेठानी मायके गई हुई थी, जबकि उसके पति जेठ और ससुर पिछले 2 हफ्तों से बहुत ज़्यादा व्यस्त थे और रात को देर से घर आते थे। पाकिस्तानी सेना जल्दी ही गुप्त रूप से भारत पर हमला करने की तैयारी कर रही थी। वो इस बार पिछली लड़ाइयों की तरह सिर्फ थल सेना को नहीं बल्कि जल सेना और वायु सेना को भी युद्ध में धकेल रही थी। सहमत ने अपनी जीवन में कोई पनडुब्बी नहीं देखी थी और ना ही वो ये जानती थी कि वे कैसी दिखती है, पर वर्गीकृत दस्तावेजों से वो इतना समझ गई कि वे एक ख़ास किस्म के जहाज़ होते हैं जो पानियों के नीचे चल सकते हैं और समुद्र के नीचे हफ्तों छिपे रह सकते हैं।
फाइल की गंभीरता को समझते हुए वो जितना जान सकती थी जानने की कोशिश कर रही थी, पर अब्दुल लगातार उसका दरवाज़ा खटखटाना और खोई हुई फाइल के बारे में पूछना सहमत के लिए अपना काम पूरा करने में मुश्किल खड़ी कर रहा था। आखिर उसने जवाब दिया और उसे बैठक खाने में इंतज़ार करने के लिए कहा। उसका रूखा लहजा और कड़क आवाज़ अपमानजनक थी। सहमत समझ गई कि अगर उसने अपना काम पूरा करना है तो नौकर को उसके औकात में रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब्दुल अपने चेहरे पर गहरी पीड़ा और आहत होने के भाव लिए धीरे धीरे वापस चला गया। दशकों से परिवार की किसी भी सदस्य ने उससे इतनी रुखाई से बात नहीं की थी। बैठक खाने की तरफ लौटते हुए उसका सिर झुका हुआ था। सहमत ने जल्दी से बाकी का संदेश भेजा और दस्तावेज वापस उसी खाकी लिफाफे में रख दिया। फिर उसे वो पैकेट अपने शॉल में छिपाया और सईद के स्टडी रूम की तरफ चल दी। लेकिन जल्दीबाजी में वह गुसलखाने में ट्रांसमिशन कीज को अलग नहीं कर पाई थी, पर उसने परेशान बुजुर्ग के पास जाने से पहले अपने बेडरूम का ताला लगा दिया था। अंदर के हलचल और घबराहट को छिपाती उसका चेहरा आश्चर्यजनक ढंग से शांत था। वो जानबूझ के स्टडी रूम के पिछले हिस्से से अंदर घुसी और अनगिनत फाइलों में लिफाफा को छिपा दिया। फिर तेजी से किताबों की अलमारियों के बीच से होती हुई वो कमरे के दूसरे सिरे पर पहुंचकर ससुर जी के सामने खड़ी हो गई। उसे देखते ही उनका चेहरा खिल उठा। उन्होंने उसे अपने जल्दी लौटने की वजह बताई। वो एक फाइल ढूंढ रहे थे। सहमत चतुराई से उन्हें उनके कमरे में ले गई और आराम करने के लिए कहकर खुद फाइल ढूंढने चली गई। 5 मिनट में वो उस खोए हुए लिफाफे को लेकर लौट आई। सईद ने जल्दी से उस पीले फाइल के अंदर के कागजों को देखा, खुद को संतुष्ट किया। सहमत को उसकी वक्ती मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहा और जल्दी से इंतज़ार करती झंडे वाली कार की तरफ चला गया। उसे विदा करने के बाद सहमत अपनी कमरे की तरफ लौटी। वो ये देखकर घबरा गई कि उसके कमरे और गुसलखाने दोनों के दरवाजे खुले थे। उसने जो देखा उससे उसके पेट में घबराहट होने लगी। मॉस्कोट की मशीन उखाड़कर उसकी आधा प्लेटों से अलग कर दिया गया था। वो बाहर भागी तो देखा एक जानी पहचानी परछाई रसोई से होते हुए पीछे से लॉन की तरफ जा रही है। सहमत कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसने देखा परछाई अंधेरे में गायब हो गई। उसने आसपास देखा। सामान्य रूप से आया हुआ सेना का राशन सप्लाई करने वाला एक ट्रक हवेली के पीछे वाले दरवाजे के पास खड़ा था। अपनी तत्कालीन योजना कार्यान्वित करने के लिए उसे वही चाहिए था। स्लीपर तक बिना पहने सहमत नंगे पांव ही जल्दी से उस ट्रक में चढ़ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा कि कोई नौकर उसे देख तो नहीं रहा। फिर वो जल्दी से ड्राइवर की सीट पर बैठ गई। स्टीयरिंग पर उसने एक पुराने हैट को पहनकर उसने पूरी ताकत से इमिग्रेशन स्विच को दबाया और प्रार्थना करने लगी कि वो उसे इस वक्त धोखा ना दे। उसका एक ही लक्ष्य था, उसके खुफिया कामों के गवाह का अंत। तेज घरघराती ऊंची आवाज के साथ 3 टन का ट्रक गरजता हुआ चालू हो गया और मुख्य सड़क की तरफ सरकने लगा। पहले 5 मिनट तक ट्रक टेढ़ा मेढ़ा चला, पर फिर जल्दी ही बिना कोई शक पैदा किए सीधा चलने लगा। अपने नाजुक हाथों से उस भारी ट्रक को संतुलित करके वो उसी तरफ चलने लगी जिस तरफ अब्दुल गया था, जब तक कि वो बैरियर चेक पॉइंट पर नहीं पहुंच गई। अस्थाई झोपड़ी के पास बैठा अकेला संतरी ये सोचता हुआ खड़ा हो गया कि ट्रक जरूरी जांच के लिए रुकेगा। तब तक काफी अंधेरा हो गया था, पर सहमत का चेहरा धीरे निश्चय के साथ चमक रहा था। किसी भी सूरत में वो अपने मिशन को नाकामयाब नहीं होने देगी। रफ्तार बढ़ाकर इंजन PR पूरा जोर डालकर वो बैरियर को गिराकर चेक पोस्ट से आगे निकल आई। संतरी जल्दी से पीछे कूद कर बचा और चुन चुन कर गालियां देने लगा। टी जंक्शन पर सहमत मेजर महबूब के दफ्तर की तरफ मुड़ गई, जो हवेली से सबसे नज़दीक स्थित था। अब्दुल की महबूब से करीबी जानने की वजह से सहमत को पता था कि वो कहीं और शरण नहीं लेगा।
उसे एहसास था कि वो ऐसी घातक जानकारी और उपकरण किसी बाहर वाले को देकर सईद की इज्जत को खतरे में नहीं डालेगा, पात्र नहीं बनने देगा। ट्रक की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और पतली, दुबली तथा नाजुक सहमत के लिए उसे काबू में रखना मुश्किल होता जा रहा था, पर वो ड्राइवर की सीट पर डटी रही। उसकी नज़र सड़क पर जमी थी। ट्रक 100 मीटर के बाद थोड़ा धीमा हो गया। नज़दीक ही बीच सड़क पर अब्दुल था। अपनी बूढ़ी टांगों से जितना संभव था उतना तेज भागता हुआ ट्रक के आने की आवाज़ सुनकर अब्दुल उसकी पहचान करने के लिए थोड़ा रुक गया। उसकी आंखें सामान्य तौर पर भावहीन हुआ करती थी, पर सेना का वाहन देखकर वे चमकने लगी। उसने सांस लेने की कोशिश की और तेजी से दोनों हाथ हिलाते हुए चिल्लाने लगा, रोको रोको। उसने मेजर महबूब का हाल ही में दिया हुआ सेना का ओवरऑल पहना हुआ था। अब्दुल के पास पहुंचकर ट्रक और धीमी हो गया। सहमत के फौलादी हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जम गई और उसकी चमकीली नीली आंखें दमक उठी। वो उस असुरक्षित नौकर को ऐसे देखने लगी जैसे जंगली शेरनी अपने लाचार शिकार को देखती है। हालांकि क्षण भर के लिए उसे अपने घुटने कमज़ोर लगने लगे। जो कुछ वो करने जा रही थी उसके बारे में सोचकर उसका पूरा शरीर कांपने लगा और खून ठंडा पड़ने लगा। उसका माथा पसीने से भीग गया, जिसे उसने अधीरता के साथ हाथ उल्टा कर पोंछ लिया। उसने हमेशा अब्दुल को अपने ससुराल वालों के प्रति वफादारी और समर्पण की प्रशंसा की थी, पर इस वक्त उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर अब्दुल एक नौकर की तरह अपना काम से काम रखता और इधर उधर ताक झाँक ना करता तो उसे ऐसा बर्बरतापूर्ण कदम उठाने की ज़रूरत न पड़ती। उसकी आंखें गीली थी, पर वो जानती थी कि अगर उसे अपने देश की और ज़्यादा वक्त तक सेवा करनी है तो उसे सबूत को गवाह के साथ ख़त्म करना होगा। मुझे अफसोस है अब्दुल, पर तुम्हें जाना पड़ेगा। मेरा देश पहले आता है। वो रफ्तार बढ़ाने से पहले बड़बड़ाई। अब्दुल डर से भौचक्का रह गया। शायद वो सहमत की खाकी हैट के नीचे छिपी होने के बावजूद पहचान गया था। बूढ़े आदमी के शरीर को भारी ट्रक के नीचे कुचले जाने की आवाज़ से सहमत का मन हुआ कि ट्रक से उतरकर उल्टी कर ले। वो घिनौनी आवाज़ उसके साथ रहेगी और उसकी बाकी जीवन भर सताती रहेगी। ट्रक को तेजी से एक पतली गली में मोड़ने से वो उसे लगभग 1 किलोमीटर तक चलाती रही। उस धातु के विनाशकारी पिंड को सहसा रोककर वो बाहर कूदी। सर्विस लेन के पार दौड़ी, जहां जूनियर स्टाफ मुख्यतः सेना के अधिकारियों के हेल्पर और सेवकों के लिए खराब रोशनी वाले घर बने थे। घोर अंधेरे का फायदा उठाते हुए सहमत तेजी से कुछ ब्लॉकों के पार चली गई। वहां उसे कपड़ों की रस्सी पर टंगा एक काला बुर्का दिखा, जिसे उसने जल्दी से उतार कर पहन लिया। बुर्के ने उसे सिर से पैर तक पूरी तरह ढक लिया। फिर उसने छावनी तक की लंबी और तनाव भरी दूरी तय करनी शुरू कर दी और अपने मन को किए हुए काम की वजह से भटकने नहीं दिया। उसने इस इलाके की पूरी जानकारी याद कर रखी थी और वो वहाँ की सारे लोन, उपमार्गों और शॉर्टकट्स को जानती थी, जिनसे हवेली जल्दी पहुँचने में मदद मिलती। एक काली आकृति, उससे वो ज़्यादा काली, चादर रहित रात को चोरी छिपे चल रही थी, पर सहमत को लग रहा था जैसे अभी अभी उसने जो माफ़ ना किया जा सकने वाले काम किया था वो उससे भागने की कोशिश कर रही थी। अंतहीन जैसे लगने वाले वक्त के बाद सहमत हवेली पहुंची। उस बड़ी इमारत में वो पीछे के दरवाजे से अंदर गई और चुपके से रसोई की तरफ देखा। फिर उसने एक पत्थर उठाया और पिछवाड़ से घुसते वक्त पहली सीढ़ी की तरफ एक छोटी सी टाइल तोड़ी। प्लास्टिक में लिपटी धातु की एक चाबी सफाई से टाइल के नीचे रखी थी। सहमत ने ससुराल आने के 1 हफ्ते के अंदर वो चाबी ऐसी आपदा के बारे में सोचकर वहां रख दी थी।
मीर ने बार बार इस बात पर जोर दिया था कि मिशन शुरू करने से पहले बाहर निकलने के रास्ते का इंतजाम करना जरूरी है। आवाज़ किए बिना फटाक खोलकर उसने आसपास देखा। शुक्र था कि अभी तक कोई लौटा नहीं था। पीछे के लोनों से रसोई के पार वो तब तक दौड़ती रही जब तक कि वो लंगड़ाती हुई अपने सुरक्षित कमरे में नहीं पहुंच गई। खुद को गुस्लखाने में बंद कर उसने लंबी सांसें ले ली और हवा के लिए हांफने लगी। उसके बालों की हालत खराब थी और खुद उसकी भी। उसका चेहरा देख के ही कोई भी समझ सकता था उसने कुछ संदेहास्पद काम किया होगा। उसने चेहरे पर पानी के छींटे मारे, जल्दी से कपड़े उतारे और गुस्लखाने के दरवाज़ा खुला छोड़कर हल्की रोशनी वाले अपने कमरे में आ गई। गुस्लखाने की रोशनी में वो गांठी के किनारे बैठ गई और कांपते हाथों से उसे सुलगा दिया। फिर वो वापस गुस्लखाने में गई और नल चला दिए। नहाने के टब में घुसकर उसने अपना सिर को मला और शाम की घटना को दिमाग से साफ करने लगी। पर जिस निष्ठुरता से उसने एक बुजुर्ग की हत्या की थी, उसके अपराध बोध को वो नहीं धो सकी। उसकी अंतरात्मा का भारी बोझ उसे दबाने लगा और